नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 4 सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। और आज उसका लेक्चर नंबर 6 बच्चों। और आज इसी लेक्चर के साथ हमारा एक और चैप्टर इस किताब का कंप्लीट हो जाएगा और जो चैप्टर खत्म होगा वो है सामाजिक न्याय। और अब जो एक नया अध्याय हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद वो होगा हमारा अधिकार अधिकार अधिकार। ठीक है, तो अधिकारों से पहले आज के इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है आइए जान लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। ठीक है, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मुक्त बाजार फ्री मार्केट बनाम राज्य का हस्तक्षेप। देखिए, हम लोग इसमें लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था सामाजिक न्याय का अनुसरण, कि भैया समाज में असमानता है, ये बात हम लोगों को पता है। समाज की जो असमानता उसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता, थोड़ी बहुत असमानता रहेगी, परंतु जो गहरी खाई है कि कोई यहां पर और कोई बिल्कुल नीचे है, किसी के पास खाने को 56 भोग है और किसी के पास खाने के 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं है, ये वाला जो बड़ा डिफरेंस है, इस बड़े डिफरेंस को खत्म करना है। बोले ये बड़ा डिफरेंस कैसे खत्म होगा? बोले न्यूनतम सुविधाएं दो, कम से कम इतनी जो सुविधाएं है वो तो मिलनी चाहिए। तो बोले कौन कौन सी कम से कम इतनी सुविधाएं? तो फिर बोला गया पीने के लिए साफ पानी हो, रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाए, ये 4-5 चीजों को उसमें इंक्लूड करा गया। बोला ठीक है भैया ये देनी है। बोला हाँ बात सही है। बोला फिर देगा कौन? तो बोला सरकार देगी। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार किस किस को देगी। तो फिर बोला गया कि भाई जो सबसे पिछड़ा हुआ है, समाज के सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है, उसको सरकार देगी। चलो बोले यहां तक बात ठीक थी, परंतु काफी जगह क्या है कि सरकार के लिए एक बोझ सा बन चुके हैं कि नहीं साहब इतना करना सरकार के लिए थोड़ा सा बर्डन वाला सा काम है। तो इसलिए फिर एक नया आइडिया आता है कि मुक्त बाजार कर देना चाहिए, फ्री मार्केट कर देना चाहिए। मतलब सबको अवसर जो है, मौका जो है वो सबको बराबर का मिलना चाहिए और वो अपने हिसाब से जो पा सकता है, जो ले सकता है वो ले सके। मुक्त बाजार की जो विचारधारा है वो एक प्रकार से पूंजीवादी विचारधारा है बच्चों, जहां पर क्या है कि सरकार कम से कम इंटरफेयर करती है, कम से कम हस्तक्षेप सरकार करेगी और प्राइवेट वालों को जो करना है वो कर सकते हैं, वो जो बनाना चाहे वो बना ले, जो बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, बस सरकार उनसे टैक्स लेगी और मस्त रहेगी। परंतु राज्य का हस्तक्षेप का मतलब क्या है? आप सभी पढ़ चुके हैं संविधान वाली किताब में। राज्य का मैंने जो है आपको बता रखा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद में बता रखा है कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य मतलब सीधा सा यहाँ पर ले सकते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप। तो ये जो सरकार का हस्तक्षेप है ये क्यों जरूरी है? सरकार का हस्तक्षेप जो दर्शाता है वो कहीं ना कहीं समाजवाद की जो विचारधारा है उस विचारधारा को दर्शाता है। सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको दर्शाता है कि सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करे। तो अब सामाजिक न्याय के अनुसरण के लिए ये वाला बेहतर है या ये वाला बेहतर है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी, मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। अब जो मुक्त बाजार के समर्थक है जो ये कहते हैं कि मुक्त बाजार होना चाहिए, फ्री मार्केट होना चाहिए। फ्री मार्केट का मतलब ये है कि सरकार बार बार में हस्तक्षेप ना करे। सरकार बोले इनको ये दे देंगे, इनको ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो नहीं। सरकार अपना टैक्स ले और मस्त ले, बाकी कुछ भी ना बोले। जो जो उत्पादन हो रहा है वो होने दो, जो बिक रहा है वो बिकने दो, जिस रेट पे जा रहा है आ रहा है ये सब कुछ चलने दो। तो मुक्त बाजार के समर्थक क्या कहते हैं कि जहां तक संभव हो, जहां तक हो सके वहां तक संपत्ति अर्जित करने के लिए, मतलब कौन कितनी संपत्ति अर्जित करता है इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में कि भैया कितनी मूल्य होगा, कितनी मजदूरी होगी, कितना मुनाफा होगा, इस बातों को लेकर के अगर आप कोई अनुबंध करते हो, अनुबंध का मतलब क्या होता है? कोई एग्रीमेंट करते हो। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए अगर आज कोई व्यक्ति जैसे कहीं जॉब लेने जाता है तो उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि भाई आप 1 साल तक काम करोगे, आपकी मंथली जो पेमेंट होगा वो इतना होगा। तो ये अनुबंध या समझौता, इन सब के लिए व्यक्ति को क्या है? स्वतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्र, कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। मतलब सरकार ना बताए कि आप इसको इतना पेमेंट करो, इतनी मजदूरी दो, इतना इसका मुनाफा होना चाहिए, इससे कम मुनाफा नहीं होना चाहिए। इन प्रकार के मामलों में सरकार का हस्तक्षेप ना हो, व्यक्ति स्वतंत्र हो कि भैया उसको कितना मूल्य पे बेचनी है, उसको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट होना चाहिए और कितनी हद तक वो संपत्ति अर्जित कर सकता है। ये पूरी की पूरी उसके लिए ओपन होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। सरकार का कोई भी हस्तक्षेप, सरकार की कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है। उन्हें लाभ की अधिकतम मात्रा हासिल करने हेतु एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल चित्रण है।
और व्यक्ति को अधिकतम लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या होना चाहिए कि उसको प्रतिदिनता कंपटीशन करने की पूरी छूट होनी चाहिए। मतलब किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, सरकार किसी पर कोई रोक टोक ना लगाए, सरकार किसी को रोके नहीं, सरकार किसी को आगे बढ़ाने के ज्यादा प्रयास करे नहीं, सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए और फ्री छोड़ करके वो अपना लाभ जितना अधिकतम कर सकता है वो लाभ कर सके। यही मुक्त बाजार का सरल चित्रण है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, मुक्त बाजार जो फ्री मार्केट वाली या जो पूंजीवादी जो विचारधारा है ना, ये पश्चिम की विचारधारा है। और पश्चिम के जो सभी देश हैं वो सारे के सारे विकसित देश हैं। और इन पश्चिम के देशों ने, विशेष करके यूरोप के देशों ने अफ्रीका एशिया के देशों को कंगाल कर दिया, गरीब कर दिया। अब यहाँ पर अगर सरकारें इन गरीबों को अच्छी स्थिति में लाने का काम करती है तो ये कहते हैं नहीं नहीं साहब मुक्त बाजार अपनाओ। तो ये जो मुक्त बाजार की विचारधारा ना, ये कहीं ना कहीं अमीरों के लिए है, अमीरों के लिए बेहतर है। आप इस पूरे को कंक्लूड करेंगे, जब निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचेंगे तो मैं यही देखेंगे कि राज्य का हस्तक्षेप बड़ा जरूरी है, सरकार का बीच बीच में हस्तक्षेप करना बड़ा जरूरी है। जब मुझे एक बात बताइए, सब कुछ ही आप इंडिविजुअल तय कर लेगा, सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा, तो पहला सवाल तो यह है कि जो वंचित रह चुके हैं, जो पिछड़ चुके हैं, उनको आगे लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? और सब कुछ ही जब ये प्राइवेट के हिसाब से कौन कितना उत्पादन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कानून क्या है क्या नहीं है, सब में आपने पूरी छूट दे दी, तो फिर सरकार बनाने की जरूरत कहाँ है? फिर सरकार का मतलब कहाँ रह जाएगा? तो राज्य का मतलब सरकार का होना भी जरूरी है और उसका हस्तक्षेप भी जरूरी है। सरकार जो है, सरकार गरीबों का, वंचितों का कल्याण करने के लिए जरूरी है, देश में राज्य में समानता स्थापित करने के लिए जरूरी है, सभी लोगों के बीच में संसाधनों का सही रूप से बंटवारा करने के लिए जरूरी है। जो मुक्त बाजार की विचारधारा है वो काफी हद तक अच्छी हो सकती है, मैं इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करता हूं, परंतु यह भी तय है कि सरकार का हस्तक्षेप होना, राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है। इसी को लेकर करके आप कक्षा 12 में की राजनीति विज्ञान में दो विचारधाराएं पढ़ोगे, वामपंथ और दक्षिणपंथ, जिसको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कहा जाता है। वामपंथ जो विचारधारा है वो गरीबों का, पिछड़ों का, इनके लिए कार्यक्रमों की तारीफदारी करता है कि साहब इनके लिए कार्यक्रम होने चाहिए। और जो दक्षिण पंथ है, जिसको राइट विंग कहा जाता है, वो ओपन मार्केट की बात करता है। अपनी अपनी जगह दोनों सही है, वामपंथ की विचारधारा भी सही है, दक्षिण पंथ की विचारधारा भी सही है। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं वामपंथ पूरा गलत है, कुछ लोग कहते हैं दक्षिण पंथ पूरा गलत है, तो ये गलत बात है। तो मुक्त बाजार पूंजीवाद को दर्शा रहा है, दक्षिण पंथ जो विचारधारा है वो पूंजीवाद को दर्शा रही है, वामपंथ जो है राज्य का हस्तक्षेप को बताता है, समाजवाद को दर्शाता है। तो विचारधाराएं दोनों सही है, पर बस वो जगह कौन सी है, कहां पे लागू करी जा रही है, उस पर निर्भर करता है। और विकासशील देशों में मैं 100% मानता हूं कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। और मुक्त बाजार, फ्री मार्केट की आपको यहां तक भी बात बता देता हूं, जब 1929 में पूरे विश्व में महामंदी आई, महामंदी का मतलब क्या था कि हर वस्तु की कीमत गिर गई। कीमत गिर गई मतलब उत्पादक को लगा कि प्रॉफिट नहीं है, फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री बंद, लाखों लोग बेरोजगार, और भी स्थिति बुरी हो गई। उस 1929 से 33 तक चली महामंदी में पश्चिमी देशों ने भी ये बात स्वीकार कर ली थी कि साहब राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है, सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। तो देश के कल्याण के लिए, देश के उन वर्गों के लिए जिनको आगे लेकर के आने की जरूरत है, उनके लिए तो सरकार का सपोर्ट, राज्य का हस्तक्षेप बड़ा ही आवश्यक है, बड़ा ही जरूरी है। ये नो डाउट कंक्लूजन है मेरा पर्सनली भी, और मुझे ऐसा लगता है कि यही होना चाहिए। सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। ये कहते हैं कि स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता। हमने स्वतंत्रता वाला चैप्टर पढ़ा था और बहुत से लोगों को लगता नहीं हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, हाँ बार बार में घर वाले परेशान करते हैं, वो परेशान करता है। भाई देखो, खुला जो है ना, खुला जानवरों को छोड़ा जाता है, इंसानों को नहीं, ठीक है। तो हम पर कुछ पाबंदियां होना जरूरी है, पाबंदियां होनी चाहिए। ये पाबंदियां हम लोगों को बेहतर बनाती है। तो इसी प्रकार से कि सब कुछ अपने हिसाब से करो, पूरा स्वतंत्र है, तो भाई जो कर सकता है ना, जो सामर्थ्यवान है वो तो कर लेगा, पर जो नहीं है उसके लिए तो कोई सपोर्ट की आवश्यकता ना, वो सपोर्ट सरकार करेगी। तो इस स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र वाली जो विचारधारा है वो मैं कभी इससे भी सहमत नहीं होता हूं। इसे मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजारों को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। अब जो मुक्त बाजार के समर्थक है, जो फ्री मार्केट को समर्थन करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अगर बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाए, मतलब मार्केट में, बाजार में बिल्कुल भी
सरकार का हस्तक्षेप नहीं है कि किस चीज का उत्पादन करना है, कितना उपभोग करना है, क्या चीज बनानी है, कितनी बेचनी है, कितने पे बेचनी है, कितना मजदूरी देना है, कितना खरीदना है, ये सब कुछ जो है इसमें पूर्ण रूप से सरकार का अगर हस्तक्षेप पड़ जाता है, सरकार अगर पीछे हो जाती है, तो ये 100% इनका मानना है कि समाज के लाभ के लिए होगा और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण होगा। मतलब समाज का लाभ होगा, समाज को फायदा होगा और सभी जो कर्तव्य हैं, जो अपनी ड्यूटीज है, वो न्यायपूर्ण रूप से उनका वितरण होगा। मतलब सबके पास अपनी जो ड्यूटीज है वो सही प्रकार से उनको वितरण हो जाएगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लेस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो न्याय संगत होगा। तो इनका मानना है कि जिनमें योग्यता है, जिनमें प्रतिभा है, मतलब जिनमें टैलेंट है, योग्यता प्रतिभा का मतलब टैलेंट है, जिनमें कैपेसिटी है, तो उनको ज्यादा मिलेगा। और जो असक्षम है, जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है, तो उनको उतना नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से क्या है, बाजारी वितरण का न्याय संगत बंटवारा होगा। मतलब जो जिसका जितना हिस्सेदार होगा उसको उतना ही मिल जाएगा। परंतु मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर अगर देखिए सभी लोग समान हैं, तब तो वहां ये कंडीशन बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर किसी देश में कोई जनता का बड़ा हिस्सा गरीब है, तो वहां पर सरकार इंटरफेयर करे, ये जरूरी है। अगर सामाजिक समस्या है, जैसे कि भारत में देखिए महिला हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अमेरिका में आप जाएंगे तो जो अश्वेत लोग हैं, उनके लिए सामाजिक समस्या है। वहां पर बाजार बाद की बात है, पहले सामाजिक समस्या है। देखिए आर्थिक समस्या एक मुद्दा है और सामाजिक समस्या दूसरा मुद्दा है। सामाजिक समस्या है, आर्थिक तो भैया हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है ना, जीवन चला ही रहा है। परंतु जो सामाजिक समस्या है, उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने में भी सरकार का योगदान बड़ा जरूरी है। आज अगर अमेरिका की सरकार कह देती हाँ भाई देख लो अपने हिसाब से फ्री, गोरे भी फ्री और जो अश्वेत है, श्वेत अश्वेत दोनों फ्री देख लो, तो भाई वो अश्वेत फिर बेचारे उनको तो पहले ही सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं थी, अब फिर उनकी कौन सुनेगा। ऐसे अगर इंडिया में बोल देते हाँ भाई चलो आज से आजाद हो गए, अब सब अपने अपने रास्ते देख लो, जिसको जैसा करना है। भाई जैसा करना क्या है, फिर तो ये तो कभी महिलाओं के ऊपर जो डोमिनेंस था, वर्चस्व था, वो कभी खत्म नहीं होता। जो दलितों पिछड़ी जातियों के साथ जो अत्याचार भेदभाव हो रहा था वो कभी खत्म नहीं होता। परंतु सरकार ने इंटरफेयर करा है ना, सरकार ने समय समय पर महिलाओं के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए कानून बनाए हैं, योजना लेकर के आई है। सरकार गरीबों के लिए कितना काम कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि बराबरी में लाना जरूरी है। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई वो योग्यता को दर्शाते हुए बताई गई। वह हालांकि मुक्त बाजार के सभी समर्थक आज पूर्णतः अप्रतिबंध बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने को तैयार होंगे। तो जो मुक्त बाजार के समर्थक होते हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं, वो पूर्ण रूप से अप्रतिबंध बाजार का समर्थन नहीं करते। वे पूर्ण रूप से ही प्रतिबंध होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत प्रतिबंध को स्वीकार करते हैं कि थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन, थोड़ी बहुत रोक टोक होनी ही चाहिए और सच में होनी चाहिए। मसलन सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने हेतु राज्य हस्तक्षेप करे ताकि वे समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हो सके। और किस बात के कौन से प्रतिबंध को ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो बुनियादी जीवन मानक सुविधाएं हैं, ठीक है, कि भैया इतनी तो जीवन मानक सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि उनका जीवन यापन होता रहे, और वो प्रोवाइड करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे स्तर पर पहुंचा देना चाहिए जिससे कि वहां पर वो प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके। लेकिन वे तर्क कर सकते हैं कि यहां भी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा ऐसी अन्य सेवाओं के विकास के लिए बाजार को अनुमति देना ही लोगों के लिए इन बुनियादी सेवाओं को आपूर्ति का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। अब जैसे जो मुक्त बाजार के समर्थक है वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, पूर्ण रूप से जो प्रतिबंध है वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सरकार के पास पावर हो और उस पावर में ये हो कि जो न्यूनतम सुविधा है वो जिनके पास नहीं है सरकार उनका ध्यान रखे। परंतु उसमें भी सरकार क्या करे, ये न्यूनतम सुविधाएं सप्लाई करने का जो काम है, जो देने का काम है, वो किसको दे दे, मुक्त बाजार को दे दे। खुद सरकार अपने हाथ में ना ले। जैसे कि स्वास्थ्य सेवा हो गई, शिक्षा हो गई, ये जो सेवा है, ये बुनियादी सेवाओं को आपूर्ति का कारगर तरीका क्या है, ये बाजार को अनुमति देना, कि मार्केट को अनुमति दे दे, मार्केट अपने हिसाब से देख ले। शिक्षा स्वास्थ्य में भैया हॉस्पिटल प्राइवेट भी खुलेगा, स्कूल जो है वो प्राइवेट भी खुलेंगे, तो इसमें भी क्या है, बाजार को अनुमति दे देना। बाजार क्या है, बाजार वह स्थान है जहां पर आप वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं बेटा। बाजार किसी विशेष जगह को नहीं कहते हम लोग। अगर आज आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हो तो हम कहते हैं ना ऑनलाइन मार्केट है, ऑनलाइन बाजार है। आज अगर सब्जी वाला आपके घर बाहर आकर के कुछ सामान बेचता है, उस समय वो बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, वो आपका घर भी बाजार बन गया, वो सड़क भी क्या बन गई, बाजार बन गई। जिस भी स्थान पर हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं, वो बाजार बन जाता है। मतलब ये कहा गया है कि जो हमारा पूरा जो मार्केट है,
जहां पर भी हम खरीद बिक्री कर रहे हैं वहां पर पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप ना हो। सरकार का हस्तक्षेप है कैसे, वो देखो आप। जैसे कि मैं भारत में उदाहरण देता हूं, भारत में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लेकर के आ रखी है सरकार कि कम से कम इतनी मजदूरी तो आपको देनी है, ठीक है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए कर रखा है कि भाई इतनी प्राइस पे, इससे कम कीमत पे कोई भी किसानों से माल नहीं खरीदेगा, इतने पे तो किसानों को बेचना ही बेचना है। तो ये लाभ में, मजदूरी में जो सरकार हस्तक्षेप कर रही है, इस हस्तक्षेप का कहीं ना कहीं मुक्त बाजार के जो समर्थक है वो विरोध करते हैं। तो मुक्त बाजार वालों का पूरा यही मानना है कि अगर सरकार वंचितों को अगर सुविधाएं देने की सोच भी रही है तो उसकी भी जो अनुमति है, उसकी भी जो परमिशन है वो किसको दे दे, हम लोगों को, मतलब मार्केट को सौंप दे। यहां पे जो तस्वीर दिखाई है वो दीदी की दिखाई है, शिक्षा से जोड़ते हुए। दूसरे शब्दों में ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए निजी एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि राज्य की नीतियां इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करें। तो अब देखिए क्या बोला गया है, ऐसी सेवाएं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, इन सब में निजी एजेंसियां, मतलब जो प्राइवेट वाली कंपनियां हैं, उनको प्रोत्साहित करें कि आप इन चीजों का उत्पादन करो, आप इन चीजों का उत्पादन करो। और सरकार क्या करेगी, सरकार इन सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को क्या बनाए, सशक्त बनाए, सरकार इनको क्या करे, मजबूत बनाए सरकार इनको, ठीक है। मतलब आप ये जो काम है, काम कौन करे, प्राइवेट कंपनी करे, और उस प्राइवेट कंपनी में जो सेवा लेने के लिए जो व्यक्ति आए, उन व्यक्तियों को मजबूत बनाने का जो काम करे वो सरकार करे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि राजस्थान का उदाहरण है, सरकार ने एक योजना चला रही है जिसमें चिरंजीवी योजना, एक आरजीएचएस भी है, वो तो राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए, जैसे उसी का एक उदाहरण दे देता हूं आपको, आरजीएचएस का। अब इसके तहत सरकार ने ये कहा कि राजस्थान सरकार के जो भी कर्मचारी है और उनका परिवार है वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और उसमें उनका मुफ्त इलाज होगा और जितना भी खर्चा आएगा वो सरकार उठाएगी। अब देखो सेवा दे कौन रहा है, प्राइवेट वाला दे रहा है, परंतु वहां पे लोगों को पहुंचाने के लिए सशक्त कैसे बनाया सरकार ने, आप पेमेंट मत करना, हम कर देंगे। ऐसे चिरंजीवी योजना है, उसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, हम पेमेंट सरकार कर देगी। मतलब लोगों को मजबूत बनाने का काम सरकार कर रही है और सेवा देने का जो काम है वो किसको सौंप दिया गया, प्राइवेट को सौंप दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इस वाले पैराग्राफ पर एक बेस्ट एग्जांपल की तरह काम करता है। राज्य के लिए यह भी जरूरी हो सकता है कि वह उन वृद्ध और रोगियों को विशेष सहायता प्रदान करे जो प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकते। तो राज्य के लिए, सरकार के लिए उन वृद्धजनों के लिए जो बूढ़े हो चुके हैं या जो रोगी है, उनको विशेष सहायता प्रदान करे, जो कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार थोड़ा सा विशेष प्रावधान कर करके उनको थोड़ी सी विशेष सहायता सरकार प्रदान करे। लेकिन इसके आगे राज्य की भूमिका नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने तक ही सीमित रहनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों के बीच जबरदस्ती और अन्य बाधाओं से मुक्त प्रतिद्वंदिता सुनिश्चित हो सके। पर बस यहाँ पे क्या कहा है, मतलब अभी तक का जो अगर आप पूरा कंक्लूजन देखेंगे तो पूरा कंक्लूजन क्या कहता है कि मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार अगर कुछ प्रतिबंध लगाए, किसी को सुविधाएं दे, उसकी जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो भी प्राइवेट को सौंप देनी चाहिए, और बस सरकार लोगों को सशक्त बनाए। यहां तक सरकार थोड़ा सा ये काम कर सकती है, जो वृद्धजन है या जो रोगी है उनको सरकार सहायता दे सकती है। और इसके आगे सरकार का एक ही काम होना चाहिए, और वो एक काम क्या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। बस सरकार किस काम के लिए बनाई जा रही है, मुक्त बाजार के लोगों के जो समर्थक हो उनकी नजर में सरकार किस लिए, नियम कानून बनाने के लिए, बस सरकार किस लिए, नियम कानून का ढांचा बरकरार रखने के लिए। बस इसके आगे सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तो जो बिल्कुल ही रोगी है, वृद्धजन है, उनकी सरकार सहायता करे, और बाकी सरकार नियम कानून का ढांचा बना करके रखे, जिससे कि लोग आराम से प्रतिद्वंदिता कर सके, कंपटीशन कर सके, मतलब बाधाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो सके। तो जबरदस्ती और अन्य बाधाएं हैं उनसे मुक्त हो सके, सरकार कानून बनाए, नियम कानून बनाए, और नियम कानूनों का सही रूप से जो कार्यान्वयन है, सही रूप से जो लागू करवाने का काम है, वो काम सरकार करे। मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि मार्केट जो है वो पूरा हमें सौंप दो, और जो सरकार है वो सिर्फ कानून बनाए, और वो कानून भी कैसे बनाए, ऐसे बनाए जो मार्केट के पक्ष में, मार्केट के पक्ष में। सरकार, विशेष करके मैं भारत की बात बताता हूं, सरकार लोगों की उम्मीद होती है बेटा, ठीक है ना। आज अगर देश में कुछ भी होता है ना, तो ना तो हम किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक को गाली बकते हैं, कुछ अच्छा होता है तो भी हम प्राइवेट कंपनी के मालिक की जय जयकार नहीं करते। सरकार जो है ना, लोगों के इमोशंस सरकार के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इमोशंस किसके साथ जुड़े हुए हैं, जो गरीब है, जो उनके पास संसाधनों की कमी है, जिनका अभाव है, ठीक है ना। और मुक्त बाजार का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साहब सब कुछ खत्म करो, ये ऐसे नहीं है, सरकार कानून बनाए, और कानून भी किसके हिसाब से हो,
इनके हिसाब से। तो भैया फिर जिन्होंने सरकार से जो उम्मीदें लगाई है फिर उनका क्या होगा? तो कंक्लूजन हमारा यही आएगा कि राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। उनका मानना है कि मुक्त बाजार उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार होता है। इन जो मुक्त बाजार के समर्थक है वो ये मानते हैं कि जो मुक्त बाजार है, फ्री मार्केट है, वो उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार है। मतलब आप मुक्त बाजार बना दो, उसी से क्या होगा? न्यायपूर्ण समाज का स्थापना होगी। न्यायपूर्ण समाज मतलब क्या है? जो जितना कर रहा है उसको उतना मिल जाएगा, ठीक है। परंतु हम ये नहीं मानते ना, हमारे जो न्याय के सिद्धांत है उसमें 3 सिद्धांत है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय में क्या बोला गया है कि जो ज्यादा प्रयास करे उसको ज्यादा मिले। तो ये जो मुक्तवाचार वाली जो फिलोसफी है ना बच्चों, वो समानुपातिक न्याय वाली फिलोसफी है। समानुपातिक न्याय तक ही लागू होती है ये, परंतु हमारा जो पहला और तीसरा सिद्धांत है वो लागू नहीं हो रहा। तीसरे सिद्धांत में विशेष लोगों का ध्यान रखना। तो अब ये तो कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण समाज उसी से बन जाएगा मुक्त बाजार से? नहीं, पर मुक्त बाजार के समर्थक ये कहते हैं कि उचित और न्यायपूर्ण समाज का आधार है। मतलब अगर मुक्त बाजार बना देती है सरकारें तो न्यायपूर्ण समाज आसानी से बन जाएगा। कहा जाता है कि बाजार किसी व्यक्ति की जाति या धर्म की परवाह नहीं करता, वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो बाजार है, मार्केट है, वो ना जाति की धर्म की परवाह नहीं करता है, वह यह भी नहीं देखता कि आप मर्द हैं या औरत हैं। देखिए, ये हर देश की, हर जगह की सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है, कि इफेक्ट करता है या नहीं करता। देखिए, बाजार हो, समाज हो, समुदाय हो, कुछ भी हो ना, वो हम लोगों से मिलकर के बनता है बेटा, ठीक है। अगर लोगों की सोच ही परिवर्तन नहीं हुई है तो फिर आप उनको चाहे बाजार का नाम दे दो, समुदाय का नाम दे दो, समूह का नाम दे दो, तो नहीं होगी। और अगर सोच चेंज हो गई होगी तो फिर चाहे आप किसी का भी नाम दो, सोच चेंज हो गई होगी। तो ये जो कहा जाता है कि बाजार जाति धर्म की परवाह नहीं करता है, वो मर्द औरत नहीं देखता है, देखिए कंडीशंस पूरी तरीके से चेंज नहीं हुई है। काफ़ी चीज़ें आज भी ये सोशल जो मैटर्स हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। हाँ, पर ये ठीक है कि भाई जब बात कहीं पर पैसों की आती है, तो जब पैसों की जब बात आती है तो थोड़ा सा व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज कोई बड़ी कंपनी है और वहाँ पर कोई जाकर के बोले मैं इस विशेष जाति का हूँ, ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता। पर कोई व्यक्ति ये जाकर के या कोई ये बोले नहीं नहीं साहब मैं पुरुष हूँ मुझे इसलिए रखो, या मैं महिला हूँ इसलिए मुझे रखो, वो ये मैटर नहीं करता। वो उसको जाकर के अगर ये बात बोले कि देखो सर मैं आपको इतना प्रॉफिट करवा दूंगा, मुझे एक बार मौका दो, वो फट देनी आपको एंटर ले लेगा। फिर चाहे आप किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको दिख रहा है मुझे ये व्यक्ति अगर मैं प्रॉफिट करा सकता है ना, तो हाँ भैया इस व्यक्ति को लेना है। फिर वहां जाति मैटर नहीं करती, धर्म मैटर नहीं करती। तो कुछ हद तक ये बात ठीक हो सकती है, परंतु काफी बार सोशल जो कंडीशन है वो मैटर करती है। वह इन सबसे निरपेक्ष रहता है और उसका सरोकार आपकी प्रतिभा और कौशल से है। अगर आपके पास योग्यता है तो बाकी सब बातें बेमानी है। ये उन सभी बातों से निरपेक्ष रहता है कि आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, ठीक है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, इन सब बातें उसके लिए बेकार है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रतिभा और कौशल। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप वो काम करने के लायक हैं, काबिल है, तो बाकी सारी बातें बेमानी है, मतलब सारी बातें बेकार है, ठीक है। मतलब अगर आप में योग्यता है, टैलेंट है, तो मतलब बाकी सब कुछ बेकार है। ऐसा मुक्त बाजार के समर्थकों का कहना है कि बाजार व्यवस्था यह मानती है। बाजारी वितरण के पक्ष में एक तर्क यह दिया जाता है कि यह हमें ज्यादा विकल्प प्रदान करता है। अब जो बाजारी वितरण को या मुक्त बाजार को सपोर्ट करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि एक तर्क, एक बात यह भी कही जाती है कि ज्यादा विकल्प देता है, हमें जो ऑप्शंस जो मिलते हैं ना वो मुक्त बाजार में ज्यादा मिलते हैं। ये बात वैसे कुछ हद तक काफी ठीक है। एक तो उपभोक्ता के तौर पर आपने कक्षा 10 में वैश्वीकरण का चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। तो उपभोक्ता के तौर पर हम लोगों को क्या है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर 1991 से पहले की आप बात करें तो जैसे भारत में सिर्फ भारत की कंपनियां उत्पाद करती थी, पर फिर बाद में बाहर की कंपनियों को बुलाया गया। आज हमारे पास एक ही चीज के अलग अलग प्रोडक्ट, एक ही चीज की अलग अलग कंपनी की चीजें आज हमें मिल जाती है, ठीक है, और सेम फीचर, ठीक है, सेम विशेषताओं के साथ वही जो चीज है वो कम कीमत पर मिल जाती है, अच्छी हम लोगों को मिल जाती है। तो आज उपभोक्ताओं के पास क्या हो चुका है, ऑप्शंस जो हैं वो ऑप्शंस बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। आज आप एक मोबाइल की शॉप पर जाओगे, वो आपको 10 कंपनियों के मोबाइल क्या है दिखा देगा और उन सब में सेम फीचर होगा, फिर आप ये देखेंगे कि किसकी प्राइस कम है। उपभोक्ता को बड़ा फायदा हुआ है, ऑप्शंस बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो ये जो बात यहाँ पे कही गई है कि ज्यादा विकल्प प्रदान करता है, ज्यादा ऑप्शंस देता है, ये बात बिल्कुल सही। उपभोक्ता को ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ अगर जैसे देखें तो उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर है, वो भी क्या है, थोड़ा सा फ्री है।
फ्री इस प्रकार से है कि उसको जिस चीज का उत्पादन करना है वो उसका कर सकता है, ऑप्शन है उसके पास कि जनता क्या चाहती है वो उसी चीज का उत्पादन करे, वो फ्री है। तो विकल्प जो है, ऑप्शंस है, वो तो मुक्त बाजार देता है, क्योंकि जब फ्री है। जैसे आज एक एग्जांपल मैं आपको एक बात कहूं कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक डॉग को मैंने घर पे पाल रखा है और आज मैं उसको छोड़ दूं, अब छोड़ देने का मतलब क्या हो गया कि भैया फ्री है वो, और फ्री है तब तो उसका ऑप्शन बहुत सारे, इधर भी चल जाए, इधर भी चल जाए, यहां भी चल जाए, वहां भी चल जाए, वहां भी चल जाए। परंतु अगर मैं उसको पकड़ करके लेकर के जाता हूं तो मैं उसको उधर ही लेकर के जाऊंगा जिधर मुझे लेकर करके जाना है। तो अगर मार्केट फ्री होगा तो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बहुत होंगे, ये खरीद लो, ये बना लो, ये बेच लो। तो ये एक जो पॉइंट है बिल्कुल ठीक है कि जब मार्केट फ्री रहेगा तो ऑप्शन ज्यादा देगा। इसमें शक नहीं है कि बाजार प्रणाली उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प देती है, बशर्ते उनकी कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन हो। तो बाजार प्रणाली हमें उपभोक्ता के तौर पर, एक कंज्यूमर के तौर पर, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता हो, मतलब इस्तेमाल करता हो। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं उत्पादक हूं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप उपभोक्ता है, उपभोग कर रहे हैं आप, ठीक है। आज आपने आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम खरीद करके आपने खा ली तो आप उपभोक्ता हो। आपने शर्ट खरीदी, शर्ट पहन करके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप उपभोक्ता हो। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक शब्द आता है बच्चों बायर, ठीक है, जिसको हम खरीदने वाला कहते हैं, ठीक है, जो वस्तु को खरीदता है। तो वैसे तो बायर और कंज्यूमर जो होता है, उपभोक्ता जो होता है, वो लगभग एक ही होते हैं, एक ही माना जाता है। पर डिफरेंस क्या होता है, बायर कौन है, खरीदने वाला है, और उपभोक्ता कौन है, उसका इस्तेमाल करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शर्ट खरीदी, परंतु आपने अपने दोस्त के बर्थडे गिफ्ट के लिए खरीदी, तो बायर आप हैं, खरीदने वाले आप हैं, और इस्तेमाल करने वाला वो होगा। परंतु जैसे आपने आइसक्रीम खरीदी और आपने ही खा ली, तो उस समय बायर भी आप हैं और उपभोक्ता भी आप हैं। तो जो वस्तु का उपभोग करता हो, जो वस्तु को इस्तेमाल करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता के तौर पर हमें ज्यादा विकल्प मिले हैं, ठीक है। आज मोबाइल फोन में या किसी भी चीज में, गाड़ी में, हर चीज में आज हमारे पास क्या, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये इस वाली कंपनी का नहीं, इस वाली कंपनी का नहीं, इस वाली कंपनी का नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बस शर्त इतनी सी है, कीमत चुकाने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। मतलब साधन का मतलब क्या है, यहाँ पर रकम होनी चाहिए, धन होना चाहिए, ठीक है। अगर जेब में पैसा है ना तो सब कुछ है, ठीक है, पैसा होना चाहिए। इसीलिए काफी क्या, अधिकतर जो लोग भाग रहे हैं वो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो कीमत चुकाने के लिए धन आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास धन है तो आप हर वस्तु को खरीद सकते हैं। जिस वस्तु पर आप हाथ रखोगे वो वस्तु आपकी हो जाएगी। लेकिन बुनियादी वस्तु और सेवाओं के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छी गुणवत्ता की वस्तु और सेवाएं लोगों को खरीदने लायक कीमत उपलब्ध पर हो। पर जो बुनियादी वस्तु और सेवाएं होती है, बुनियादी वस्तु और सेवाओं में क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है इनको खरीदने के लिए, और गुणवत्ता वाली, क्वालिटी वाली, ऐसा नहीं कि खराब, क्वालिटी वाली वस्तु और सेवा खरीदने के लायक कीमत पर उपलब्ध हो। मतलब इतनी कीमत पर उपलब्ध हो कि जिससे कि जो सच में वंचित है, जो सच में गरीब है, वो उसको खरीद सके। तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज क्या है, लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो। उसके लिए जो बुनियादी वस्तु और सेवा है उनको खरीदने के लिए, अच्छी क्वालिटी की खरीदने के लिए लोगों के पास उतना पैसा होना चाहिए, और कम से कम कीमत होनी चाहिए जिससे कि वंचित खरीद सके। यदि निजी एजेंसियां इसे अपने लिए लाभदायक नहीं पाती है तो वो उस खास बाजार में प्रवेश नहीं करेगी, अथवा सस्ती और घटिया सेवाएं मुहैया कराएंगी। देखो अब क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा, प्राइवेट जो कंपनी है, प्राइवेट जो भी व्यक्ति है, और एक तरफ सरकार है, पब्लिक जिसको कह सकते हैं आप, प्राइवेट जो भी काम करता है ना बेटा, वो लाभ के लिए करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि नहीं साहब समाज का भला होना चाहिए, ठीक है, वंचित का भला होना चाहिए, गरीब का भला होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य है क्या, लाभ, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है उनके लिए रुपया है, कि रुपया आना चाहिए, कहीं से भी आना चाहिए। और उनको जब ऐसा लगता है कि यार अगर यहाँ पर हमने पैसा लगाया और यहाँ से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, वहां पैसा लगाते भी नहीं, ठीक है। जहां उनको लगता है नहीं साहब यहाँ पैसा लगाने से फायदा होगा तो ही पैसा लगाते हैं। अब जहां पर ये लोग पैसा नहीं लगाते, वहां पर सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को काम करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक कल्याण है। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो भला करना है लोगों का। सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, सरकार का उद्देश्य लोगों का भला करना है, पर प्राइवेट कंपनी का लाभ कमाना है। तो यहां पर अगर निजी एजेंसी को लगता है कि कोई भी ऐसी बुनियादी वस्तु है, कोई भी ऐसा जहां पर उनको लाभ नहीं होगा, तो वो ऐसे बाजार में कभी एंटर नहीं करेंगी, और अगर कर जाती हैं तो घटिया सेवा और घटिया वस्तु ही प्रोवाइड कराएंगी, अच्छी वस्तु नहीं देंगी।
यही वजह है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम निजी विद्यालय हैं और कुछ खुले भी हैं तो निम्न स्तरीय हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और आवास के मामले में भी सच यही है। इन परिस्थितियों में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब जैसे आप देखो ग्रामीण इलाके जो बहुत दूर दूर तक के ग्रामीण इलाके, वहां पे आपको कोई प्राइवेट स्कूल देखने को मिलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट वालों को पता है यार यहाँ पे खोल भी दिया तो कितने बच्चे अपन को इतनी भारी भरकम फीस दे पाएंगे, इतनी सुविधाओं का उनके लिए क्या मतलब है, वो इतना पैसा दे ही नहीं पाएंगे, अपन को फायदा ही नहीं होगा, और फायदा नहीं होगा तो यहाँ नहीं खोलनी। शहरों में चलो, शहरों में खूब प्रमोशन करेंगे और जो बड़े बड़े अमीर लोगों के जो बच्चे हैं उनको बुलाएंगे, वो अपन को खूब पैसा देंगे, डोनेशन आएगा, खूब पैसा आएगा, सब बढ़िया है। तो वहां वो नहीं खोलते, और कुछ खुले हुए तो वो बहुत निम्न स्तर के, लो लेवल के हैं वो खुले हुए। ये स्वास्थ्य सेवा और आवास में भी है। फिर ऐसी जगह पे क्या है, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। फिर वहां पर सरकार क्या करती है, सरकारी स्कूल भी खोलती है, सरकारी हॉस्पिटल भी खोलती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी खोलती है, बैंकिंग व्यवस्था भी सरकार उपलब्ध कराती है। मुक्त बाजार और निजी उद्यम के पक्ष में अक्सर सुनने में आने वाला दूसरा तर्क यह है कि वे जो सेवाएं मुहैया कराते हैं उनकी गुणवत्ता सरकारी संस्थानों द्वारा प्रदत्त सेवाओं से प्राय बेहतर होती है। देखिए, अब मुक्त बाजार या जो निजी के लिए हमेशा जो एक बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि सरकारी के तुलना में इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, सरकारी की तुलना में इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा जो भी प्रोवाइड कराते हैं वो सरकारी के तुलना में प्राइवेट वालों के अच्छे हैं। ऐसा आपने बहुत सी बार अनुभव भी करा होगा, ठीक है। अनुभव जो आपने करा होगा, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, वो प्राइवेट ऑफिस है, तो प्राइवेट ऑफिस है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिस्टमेटिकली हाँ नहीं नहीं जी सर जी मैम, जी सर जी मैम, तो थोड़ा सा लगता है कि हमें जो वस्तु और सेवा है वो अच्छी क्वालिटी के जो है वो प्राइवेट में मिल जाते हैं, और सरकारी वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते। पर देखिए एक चीज़ ये है कि अगर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है तो क्वालिटी सुधारने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। ये रास्ता नहीं है कि नहीं साहब सरकार बिल्कुल ही सारे जो है वो खत्म कर दे और प्राइवेट को ही पूरा सौंप दे, नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सरकार लोगों की उम्मीद है, ठीक है ना, और वो उम्मीद जो है वो पूरी खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ प्राइवेट के हाथ में सौंप दोगे तो जो सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे उनका क्या होगा। तो इसलिए हमेशा सरकार ये कोशिश करे कि अगर हमारी क्वालिटी खराब है तो उस क्वालिटी को थोड़ा सुधारना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो काम कहीं ना कहीं सरकारी अगर क्षेत्र कर दे तो फिर कहीं आवश्यकता होगी नहीं। जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिल रही है, अगर वो सुविधाएं सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिल जाए तो क्यों माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में। और मैंने शायद जैसे इस क्लास के लेक्चर में कहा था या 12th के में कहा था, एक तो इतनी क्लासेस होती है मुझे समझ में नहीं आता कौन सा वाला एग्जाम्पल कहाँ पर दिया था, तो मैंने ये कहा था कि शिक्षा के मामले में दो नियम सरकार को करने चाहिए। एक तो जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े ना, उन बच्चों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पहला। और दूसरा ये कि सभी जो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए सरकार ये नियम जारी कर दे कि अब आपको आपके बच्चों को पढ़ाना है, उनको सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना है, ठीक है। आपके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है। अगर आपको या कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के लिए अप्लाई भी करना चाहता है और अगर उसके संतान हैं तो उसको गवर्नमेंट स्कूलों में डालें। इससे थोड़ा सा प्रभाव बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ जाएंगे। समय समय पर सरकार की तरफ से टीचर्स की चेकिंग के लिए इंस्पेक्शन हो जाए, जांच हो जाए, सुधार हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं और थोड़ी सी जो क्वालिटी है उसको सुधारा जा सकता है। परंतु यह है बात स्वीकार भी करनी होगी कि जो सरकार जो लोग होते हैं उनका जो टैलेंट होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। इस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो काफ़ी एग्जाम पास कर करके और उन सबसे निकल करके आते हैं, तो उनका टैलेंट भी हाई है। तो सरकार अगर इस चीज़ को हमें एनालिसिस करना चाहिए कि अगर कहीं कमी है सरकार की व्यवस्थाओं में तो उसमें सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं साहब प्राइवेट को सौंप दिया जाए, नहीं, प्राइवेट एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, मैं प्राइवेट के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। परंतु सरकार उन लोगों की उम्मीद है जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उम्मीद की, तो वो उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान ये तीन हर व्यक्ति को मिले, और शिक्षा, स्वास्थ्य तो हर व्यक्ति के लिए मुफ्त होनी ही होनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य तो हर व्यक्ति के लिए मुफ्त होनी ही होनी चाहिए। उसको मतलब वो हर व्यक्ति ले सके, वो तो सरकार को पूरा कंट्रोल खुद के हाथ में ही लेना चाहिए। नहीं साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य तो हर व्यक्ति को मुफ्त में और बेस्ट से बेस्ट दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन इन सेवाओं की कीमत उन्हें गरीब लोगों के पहुंच से बाहर कर देती है। परंतु अब जब ये जो प्राइवेट जो अवेलेबल कराता है तो जो उनकी कीमतें होती है तो गरीब लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है।
निजी व्यवसाय वही जाना चाहता है जहां उससे सबसे ज्यादा मुनाफा मिले, और इसलिए मुक्त बाजार ताकतवर, धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त मानता है। ठीक है, प्रवृत्त होता है। तो अब जो निजी व्यवसाय है, प्राइवेट है, वो वहीं जाना चाहेगा जहां उसको ज्यादा मुनाफा मिले, प्रॉफिट मिले या लाभ मिले। ये बात अभी मैंने बताई। इसलिए मुक्त बाजार क्या है? ताकतवर लोगों का, धनी अमीर लोगों का और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करता है। ठीक है, इसका परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर और सुविधाहीन लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने के बजाय अवसरों से वंचित करना हो सकता है। और अगर इस प्रकार से निजी व्यवसाय बढ़ता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है, तो इससे क्या है? कमजोर जो लोग हैं, सुविधाहीन जो लोग हैं, वो क्या है? अवसरों से और भी क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो साधन खरीदने के जितना पैसे नहीं होंगे। तर्क तो भैंस के दोनों पक्षों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन मुक्त बाजार आमतौर पर पहले से ही सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करने का रुझान दिखलाते हैं। देखिए, तर्क जो डिबेट है वो तो दोनों के ही पक्ष में होगी। ठीक है, कुछ जो है सरकार के पक्ष में होंगे और कुछ मुक्त बाजार के पक्ष में होंगे, परंतु जो मुक्त बाजार है वो हमें क्या, सुविधा संपन्न जो लोग हैं उनके हक के रुझान को दिखलाने की कोशिश करता है कि सुविधा संपन्न जो लोग हैं उनके पक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान है इसका। इसी वजह से अनेक लोग तर्क करते हैं कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य को यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि समाज के तमाम सदस्यों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हों। तो अब सामाजिक न्याय के लिए लोग ये कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप होना ही चाहिए और राज्य ये सुनिश्चित करे कि तमाम सदस्यों के पास बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं है। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमति अपरिहार्य है और फायदेमंद भी, क्योंकि वे हमें विभिन्न दृष्टिकोण की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने को बाध्य करती है। देखिए, लोकतांत्रिक जो समाज होता है, लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, वहां पर असहमतियां अपरिहार्य है। मतलब आपको अलग अलग मुद्दों पर असहमतियां मिलेगी। असहमति मतलब आप किसी बात पर सहमत हो सकते हो, किसी से नहीं हो सकते हो, और अपरिहार्य का मतलब ये जरूरी भी है। ठीक है, समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर आपको असहमति भी मिलेगी। देखिए, आज देश में बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, अलग अलग योजनाएं। अब हर योजना पे सब सरकार के पक्ष में तो नहीं होते ना, कुछ विपक्ष में भी होते हैं, तो वो असहमत है, और कुछ उसके सहमत में भी होते हैं। ये जो असहमति है अपरिहार्य है, ये जरूरी है और फायदेमंद भी। क्यों? क्योंकि इससे हमें अलग अलग जो दृष्टिकोण है ना, वो देखने को मिलता है, अलग अलग बातें हमें सोचने को मिलती है, अलग अलग बात जो है हमारे बीच में आती है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि किसी ने कहा था ना कि मैं आपकी बातों से असहमत हो सकता हूं, परंतु मैं आपके बोलने का हमेशा क्या करूंगा? पक्षधार रहूंगा कि आपको बोलने का अधिकार है, क्योंकि आपके बोलने से हो सकता है कि कुछ नई बात हमारे सामने आ जाए। और एक बात हमेशा और कहता हूं बच्चों, कुछ लोग जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप कितनी ही डिबेट कर लो, वो उस बात से चेंज नहीं होंगे, वो अपनी बात से नहीं हटेंगे। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि हम तर्क से, हम जो जब डिबेट करते हैं और हम हमारे रीजन देते हैं, उन तर्क से हम किसी को परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं, पर उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। संतुष्ट किस बात में होगा? जो वो सुनना चाहता है वो आप बोल दोगे तब वो संतुष्ट होगा। बहुत से लोग ऐसे मैंने जीवन में देखे, बस वो यूं अपने उस पर अड़ जाएंगे, नहीं 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 ऐसा है, ये गलत है मनीष, ये गलत है, ये ऐसा वो ऐसा। वो बस ये चाहते हैं कि हम वो बोल दें जो वो सुनना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ आपको क्या करना है? जी नमस्कार, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, बिल्कुल कभी डिबेट करनी नहीं। देखो, हम सबको नहीं बदल सकते ना बेटा, हम सबकी सोच को नहीं बदल सकते, हम हर व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सबको नहीं कर सकते, तो इसलिए खुद को कर लो। ठीक है, दूसरे नहीं मानते, अपन को किसी को ऐसे को बोलना भी नहीं है। वाद विवाद के जरिए इन असहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। अभी जो वाद विवाद होता है, अलग अलग विचारें आती हैं और उनके बीच में मध्यस्थता का रास्ता निकाल लेना ही राजनीति है। हम हमारे अपने देश में अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं और उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि हमारे देश में जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक विषमता है, जो अलग अलग हैं, कि सामाजिक रूप में ऊंच नीच है, ठीक है, भेदभाव है, आर्थिक रूप में अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है, इन सब में आज तक भारत सरकार ने बहुत कुछ करा है, राज्यों की सरकारों ने बहुत कुछ करा है, परंतु अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें इसमें शामिल मुद्दों पर बहस करने तथा न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है। अब देखिए, न्याय के इन विभिन्न सिद्धांतों का हमने अध्ययन करा, अलग अलग मुद्दों पर हमने डिबेट करी, और न्याय के अनुसरण से हमें ये पता चलता है कि एक अलग अलग जो तरीके हैं, सर्वोत्तम तरीके कौन से हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विचारों की, और ये जो विचार है ये बाबा साहब अम्बेडकर का है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की नज़र में जो न्यायपूर्ण समाज है वो क्या है? जहाँ पर
सम्मान की जो भावना है वो तो लगातार बढ़ती जाए और अपमान का जो भाव है वो घटता जाए। अगर हम किसी को अपमान की दृष्टि से देखते हैं, यार ये गरीब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो जो अपमान का भाव है वो घटता जाए और उनके प्रति सम्मान का जो भाव है वो बढ़ता जाए। और इनसे फिर क्या है, करुणा, दया का जो भाव पैदा होता है, वही न्यायपूर्ण समाज है। ये किसके विचार हैं? ये परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं। फिर जो नेक्स्ट विचार है वो है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। तो J.S. मिल क्या कहते हैं कि न्याय में कुछ तो ऐसा है जो न तो सिर्फ सही है और न कुछ करना गलत है, पर उसमें क्या है कि कुछ ऐसे नैतिक अधिकार हैं जो कि लोग अपना दावा जता सकते हैं कि नहीं साहब ये तो हमें मिलना ही चाहिए, ऐसी कुछ बात न्याय में है। तो इसी के साथ J.S. मिल के विचारों के साथ आज का जो ये लेक्चर और ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इस किताब के भी बच्चों हम लोगों ने 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं। कैसे लगे आपको ये चारों अध्याय और आज का लेक्चर? इस लेक्चर में, इस चैप्टर में कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बच्चों आज के लेक्चर कैसे लगे वो भी बताइएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।